हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दिस इज अजमल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं या फिर इससे पहले भी टॉपिक हो चुका है उस पर वेरिएबल्स पे हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वेरिएबल का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसके पहले भी एक लेक्चर हमारा हो चुका है वेरिएबल्स पे। जैसे हमने कुछ बेसिक चीज़ें बात की थी, उसका क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे लैंग्वेज में, क्या ज़रूरत पड़ा, ताकि जो किस वजह से हमारा जो वेरिएबल है ना वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जोड़ा गया, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या कमियां थी बिना वेरिएबल्स के हम किस तरह के प्रोग्राम लिख रहे थे, क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखते टाइम जिसकी वजह से वेरिएबल हमारे लैंग्वेज में आया, पिक्चर में आया ना। तो उसी का आज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिकली, और भी वेरिएबल को खोलेंगे, उसे समझेंगे और उस पर प्रोग्राम लिखेंगे। अगर मैं एक बात सजेस्ट कर दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, है ना। उसके बाद में अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी जो सीरीज़ में चल रही हैं, प्लेलिस्ट है उसके जो मैंने बना रखी है आपके लिए, अगर इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर वेरिएबल्स पे जो वीडियो नहीं देखी है आपने, वो जाके आप देख लें एक बार, ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एकदम से कि मतलब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको भी सारी चीज़ समझ में आएंगी अच्छे से कि कौन सा स्टेप कहाँ पे लिया गया, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना। ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप मत कीजिए इस लेक्चर पर, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे जंप करते तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मैं वेरिएबल्स पे एक लेक्चर इससे पहले भी ले चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक कि वहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ा हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल्स 100% होता ही होता है, क्यों ज़रूरत पड़ा इसका ही, है ना। उसके बाद में इस पर हमने 2-4 बातें और की थी, लाइक कि उस पर प्रोग्राम भी लिखा था, और मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, मेमोरी में कैसे स्पेस लेता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो एक बार आप जाके वो सारी वीडियो देख लें, है ना। उसके बाद में इस वीडियो पर तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इस पर हम प्रोग्राम लिखेंगे और उससे रिलेटेड मैंने पिछले वाले क्लास में 3 रूल बताए थे कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम पे आपको 3 से 4 रूल होते हैं आपको जो मेनली होते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है। सॉरी, सी लैंग्वेज उस 4 रूल के आपको अलाउ करती है कि आप इस 4 रूल को फॉलो करें तो एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 रूल्स देखे थे। इसमें वो एक रूल और बचा था जो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो मैंने इसलिए नहीं बताया था वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता कि यार ये क्या था, ये मतलब नहीं समझ पाते हैं ना। इसलिए हम थोड़ा सा और एडवांस जब हम पढ़ेंगे तो वेरिएबल्स में ही जब हम एडवांस इस वाले में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताई थी। अब शुरू करते हैं। देखिए, वेरिएबल्स में थोड़ी एक मतलब थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा दूँ पिछले क्लास का कि क्या चीज़ें थी, क्या हुआ था एक्चुअली में ना वेरिएबल्स के साथ क्या करता है। ये देखिए, हमें पता है कि मेमोरी जो है हमारा, मेमोरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और वेरिएबल्स क्या करता है, उसी किसी एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। जो मेमोरी में स्पेस होता है, जो ब्लॉक की स्पेस होता है, उसी एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने एक मेमोरी बना ली और इस मेमोरी में आपको पता है कि ये आपकी मेमोरी है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे हम मेमोरी ब्लॉक बोलते हैं, जैसे मेमोरी ब्लॉक बोलते हैं या फिर आप सेल बोल सकते हैं। छोटे छोटे सेल्स में बटा होता है, ब्लॉक्स में बटा होता है कि मेमोरी, पूरी मेमोरी ऐसे फ्रेगमेंट होती है, बटी होती है छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब आप कोई भी डेटा एंटर कराते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के, तो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, आपकी मेमोरी में। अब उस मेमोरी में आपका कहाँ स्टोर होता है, कौन से ब्लॉक में आपकी डेटा जाएगी, है ना। ये सारे, और मतलब मैंने तो एक जर्नल बनाया कि मतलब जर्नल स्ट्रक्चर बनाया है मेमोरी का। इससे भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं यार, आप लाखों करोड़ों की संख्या में ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे जब आप कोई डेटा एंटर कराते हैं, सपोज मैंने कुछ भी एंटर कराया, कुछ भी टाइप किया कंप्यूटर पे बैठ के, मैंने वर्ड पे, सपोज मैं वर्ड पे या वर्ड पैड पे कहीं भी आप कुछ टाइप कराएं, तो वो जो टाइप किया आपने, है ना, सपोज मैंने टाइप किया ए,
कीबोर्ड से मैंने ए प्रेस किया तो वो वाला ए कहाँ जाके स्टोर होगा, आपके मेमोरी में, और कौन से सेल में जाके स्टोर होगा, कौन से ब्लॉक में जाके स्टोर होगा, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, अब उस सेल को सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में आपका डेटा इंसर्ट हो गया, इस वाले ब्लॉक में आपका डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने इंटर कराया था 20 इंटर कराया था इस वाले ब्लॉक में, मतलब आके स्टोर का ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वाले ब्लॉक को खाली देखा, इनपट ही देखा, और उसने क्या किया, अपने पेज रिप्लेसमेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें, उस तरीके से उसने क्या किया, इस वाले ब्लॉक्स में आपका डेटा इंटर कर दिया। अब आपके पास इस वाले ब्लॉक का कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए इसके बारे में, कि जिससे आप इस डेटा को एक्सेस कर सके अपने फर्दर लाइफ में, अपने डेली यूज में ना, ताकि हमें भाई इस डेटा को अपने आगे भी तो ले जाना है, कि हमने स्टोर करके छोड़ तो देना नहीं है कि छोड़ दिया यार ऐसे पड़ा है मेमोरी में। हम उसे चाहेंगे कि हम उसे मैनिपुलेट करें, उस पर कुछ कंप्यूटेशन करें, कुछ कैलकुलेशन करें, कुछ और फर्दर उस पर ऑपरेशंस करें, और हम लास्ट में ये भी चाहेंगे कि हम सपोज हमारा वर्क खत्म हो गया, हम सारी चीज़ें खत्म कर लिया, डन कर लिया, अपने प्रोग्राम्स लिख लिया, रन करा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया, या फिर हमने कोई फाइल लिख रहे तो उसे पूरा तरीके से सेव कर लिया। अब हम चाहेंगे कि हमें उसका यूज़ नहीं बचा, लेट सपोज उसका यूज़ नहीं है आपके लाइफ में या फिर आपके फर्दर लाइफ में ना प्रोग्राम में, तो आप क्या करेंगे, आप उसे सिंपली डिलीट भी करना चाहेंगे। यार ये सेल से जो ये सेल है, ये सेल जो 20 मैंने डिजिट इंटर कराया था इसमें, ये सेल इसने छका के रखा हुआ है, ये रिजर्व करके रखा, तो मैं इसे चाहूँगा फ्री भी कर दूँगा, भाई हमारा यूज़ नहीं है ना, तो हम चाहेंगे कि इसे डिलीट भी कर दूँ। तो वो डिलीट ऑपरेशन है ना, इंसर्ट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, जब आपके पास इस ब्लॉक का कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होगा, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तब आप जाके इस मेमोरी स्पेस को लेके आप उस पर कंप्यूटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसमें आप दूसरा वेरिएबल दूसरा नंबर या फिर दूसरा डिजिट तभी इंसर्ट करा सकते हैं जब आपके पास इस ब्लॉक के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कहाँ से होगा, वो चीज़ फिर आ जाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल, है ना। वेरिएबल हमने क्या किया, वेरिएबल वैल्यू यूज़, ये तो हमने क्या किया, इस वाले ब्लॉक का हम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या रख दिया, नाम। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ABC, इस वाले ब्लॉक का नाम मैंने रख दिया ABC। अब ये वाला ABC नाम जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को, जहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है, या हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या होने वाला है। लेट्स सपोज कि अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया, हम यूजर से इनपुट लेंगे फिर इंसर्ट कराएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लिखे होंगे प्रोग्रामिंग में, है ना। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी लिखे होंगे। तो आपने खुद से भी लिखा होगा कि आप क्या करते हैं कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम में आप कुछ डेटा जो चाहते हैं हम यूजर से भी चाहते हैं। जैसे आप हमेशा अपने ऐसा आप समझ लो एक कंपनी चला रहे हो सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने बोला सर मेरे को ना ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनवाना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने उसके सारे रिक्वायरमेंट्स सुनी, सारे क्या किए, मतलब उस पर एक प्रोग्राम लिखा, सॉफ्टवेयर बनाया और उसे डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर कर दिया तो आप खुद जाके बार बार क्या करेंगे, आपने तो पहले से एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं की। अब यूजर जो कंज्यूमर था वो भी चाहेगा कि हम अपने तरीके से उसे मैनिपुलेट करें। जैसे मैंने उसमें एक ब्लॉक डाल दिया, प्लीज़ इंटर योर नेम, इस तरह से मैंने उसमें एक इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो प्लीज़ इंटर योर नेम वो उसे यूज़ करेगा और अपना नाम इंटर कराएगा। तो हम ये भी चाहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़र देगा उसे भी कहीं स्टोर करें। अब कहीं स्टोर करने का मतलब वो आपका मेमोरी में ही स्टोर होगा, लेकिन कौन से ब्लॉक में स्टोर होगा ये अप टू यू, है ना। उस ब्लॉक का हम नाम क्या देना चाहते हैं, उस ब्लॉक का हमें फर्दर यूज़ भी है कि नहीं यूज़ है, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। तो उस कन्वीनियंट के लिए सपोज हमने इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 को हमने सपोज रिप्लेस करना है 40 से, और आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये हैंडल है। सपोज मान लीजिए आपका पास एक हैंडल नहीं है कि उस हैंडल के थ्रू हम इसे क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। अब आपको नहीं पता कि आपका डेटा इस मेमोरी ब्लॉक्स में कौन से सेल में जाके स्टोर हुआ है, ठीक है, कौन से सेल में जाके स्टोर हो गया। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की, तब आप फील करेंगे यार हाँ लगता है
मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम इस मेमोरी स्पेस को हम क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, है ना। तो फिर आपको नीड लगेगी, ज़रूरत लगेगी कि यहाँ पे वेरिएबल्स होना चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जिससे हम इसे मैनिपुलेट कर सकें। तो सेम हियर कि जब आप इसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ हैंडल होना चाहिए ताकि हम उसे पकड़ के रखें। तब आपको ज़रूरत पड़ा किसी एक वेरिएबल का, और उस वेरिएबल का मैंने क्या किया, नाम रख दिया। और ये नाम जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को, यानी ये आपका हैंडल रहा। इस हैंडल के थ्रू हम इस ब्लॉक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें इस हैंडल के साथ इस वाले ब्लॉक में हम क्या स्टोर करा सकते हैं, कोई डिजिट स्टोर करा सकते हैं। हम चाहें इस वाले हैंडल से हम उस डिजिट को डिलीट कर सकते हैं। हम चाहें इस वाले हैंडल से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब तक कोई हैंडल नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये रही जनरल बातें, इसलिए आपको क्या जरूरत है, वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल्स का सिंटैक्स, डिक्लेरेशन पार्ट और ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम लिखते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका लास्ट रूल जो हमारा चौथा रूल बचा था वो हम डिस्कस करते हैं। और उस पर थोड़ी देर टाइम लेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने वहाँ पे पिछले वाले क्लास में नहीं बताया था। मैं फिर से एक बार सारी जो 4 रूल्स थे आपके, वो फिर से मैं 3 रूल्स पर जो मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था उसे रिवाइंड करा दूंगा। और एक चौथा जो रूल्स था यहाँ पे फॉलो होगा आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम, तो वो मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंटैक्स वगैरह डिक्लेरेशन किस किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को, है ना, किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं जो आप बना सकते हैं। तो मैं इसे रेस करता हूँ। उसके पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्चुअली में क्लास किस चीज़ पे चल रहा है। हम लोग भूलने की बीमारी है, हम लोगों को भूलते बहुत जल्दी उन चीज़ों को आप हम सब भूलते हैं। वेरिएबल पे है ये आपका पार्ट, ठीक है। ये आपका क्लास है पार्ट, जिसमें हम सिंटैक्स देखते हैं। डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम आपके पास डेटा टाइप का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब ये कि हम किस तरह का डेटा हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। कहने का मतलब ये सिंपल कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह का डेटा यूज़ करने जा रहे हैं। डेटा भी कई तरह के होते हैं, देखिए। इंटीजर टाइप का भी डेटा हो सकता है आपका, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट भी लेके चल सकता है आपका प्रोग्राम में, आप यूज़ भी कर सकते हैं और यूज़ करते भी हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, है ना। तो आप ये सब चीज़ें आपके ना टिप्स पे होनी चाहिए कि ये यार हम कौन सी डेटा, किस तरह का डेटा हम अपने प्रोग्राम में फर्दर यूज़ करने वाले हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं अपने वेरिएबल का। रीज़न ये है इसके पीछे कि डेटा टाइप और वेरिएबल, यानी डेटा और वेरिएबल दोनों में क्या आपका बहुत खास रिलेशन है। जब आपका डेटा टाइप सेम टाइप का होगा तभी आप उसी सेम टाइप का डेटा आप उसमें इंटर कर सकते हैं। जब आपका वेरिएबल इंट टाइप का होगा तो हम उसमें किस तरह का डेटा इंटर कराएंगे, केवल इंट टाइप का इंटर करा सकते हैं। उसमें हम सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, आप उसमें इंटीजर टाइप का डेटा इंसर्ट नहीं करा सकते। आपने इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप बनाया और आप वेरिएबल बनाया और आप उसमें चाहते हैं कैरेक्टर टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, नहीं कर सकते। ये डजंट अलाउ, ये C++ या C लैंग्वेज, कहीं भी कोई भी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती कि आप वेरिएबल बनाए किसी और डेटा टाइप का और उसमें डाटा इंटर करा रहे हो किसी और टाइप का, है ना। ये अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में ये होप आ जाना चाहिए कि हमें किस तरह का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, किस तरह से। ये भी कह सकते हैं वहाँ पे कि केवल आप एक तरीके से डेटा अपने प्रोग्राम में नहीं यूज़ करने वाले कि केवल एक तरीके का डेटा हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना। आप ये कह सकते हैं कि हम किस तरीके का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, सिंपल। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस तरह का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, अपने प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसमें किस तरीके के डेटा हमें ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक हमें इंटीजर का ज़रूरत पड़ सकता है, इंटीजर डेटा टाइप का, है ना। कैरेक्टर टाइप का हमें डेटा ज़रूरत पड़ सकता है। कैरेक्टर टाइप मतलब जहाँ पे हम यूजर से उसका नाम इंटर करा रहे हूँ, और जो आप नाम इंटर कराते हैं तो किस में होता है, अल्फ़ाबेट में होगा। अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे CHAR कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, 4 डेटा टाइप। ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया 4 नाम का, है ना, और उसका नाम रख दिया मैंने A। देन इंटीजर का एक डेटा टाइप बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने P।
डबल डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सी। अब इसमें देखिए ये तीन चीज़ें किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये तीन चीज़ें आपकी क्या है, वेरिएबल नेम, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है। और ये तीन चीज़ें आपकी किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, डेटा टाइप को, कि आपका जो वेरिएबल है किस डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर कराने वाला है, किस तरह का डेटा ये एक्सेप्ट करने वाला है, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं इंस्टॉल में। देखिए अब ए जब हमारे पास क्या हुआ, जब मैंने ये तीन वेरिएबल्स बना लिए, तीन वेरिएबल्स का इसके साथ क्या हुआ कि ए नाम का भी आपके पास ब्लॉक बनेगा मेमोरी में, कोई एक ब्लॉक होगा जो ए नाम से रिजर्व हो जाएगा ना, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि ये सेम ब्लॉक जो है ना मेमोरी का, इसी को हम मानते हैं इसी में से कोई एक ब्लॉक ए नाम से रिजर्व हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक क्या होगा आपका बी नाम से रिजर्व हो जाएगा, और तीसरा ब्लॉक आपका किस नाम से रिजर्व हो जाएगा, सी नाम से। एक मिनट में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अब इसका डेटा टाइप क्या है, सी का डबल, यानी हम इस वाले ब्लॉक पे किस तरह का डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, डबल डेटा टाइप, यानी डबल, यानी ऐसे मान सकते हैं 5.00 पॉइंट में आप डिजिट स्टोर करा सकते हैं। इस वाले में क्या करा सकते हैं, यहाँ पे बी वाला देखिए, बी इंटीजर टाइप का डेटा एक्सेप्ट करिए, यानी इस वाले ब्लॉक में हम केवल इंटीजर डेटा ही इंसर्ट करा सकते हैं, इस वाले ब्लॉक में केवल हम इंटीजर टाइप का डेटा ही इंसर्ट करा सकते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा ही रख सकते हैं। यहाँ पे आपका सपोज 100, नो पॉइंट वैल्यू ये अलाउ नहीं होगा, इसके बाद पॉइंट कोई नहीं होता। आप जानते हैं इंटीजर टाइप क्या होता है, जिसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ होता, सिंपल होता है। देन आपका आता है एक किस तरह का कैरेक्टर टाइप का, यानी कैरेक्टर टाइप का, इसमें हम ना इंटीजर स्टोर करा सकते हैं ना डबल आपका है यहाँ पे डबल, जो हम पॉइंट में ले रहे होते हैं पॉइंट को हम एंटर नहीं करा सकते हैं। इसमें सिंपल कोई अल्फ़ाबेट से कोई यानी ABCD से लेके जेड तक कोई भी एक अल्फ़ाबेट इसमें इंटर करा सकते हैं, कोई एक कैरेक्टर इंटर करा सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें मैंने जेड इंटर कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये सारे क्या है, ये सारे जो है मेमोरी ब्लॉक्स हैं, और इस मेमोरी ब्लॉक को इस वाले स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल, ये वेरिएबल इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी के थ्रू आप इस मेमोरी ब्लॉक को अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं, ये टोटल कॉन्सेप्ट रहा आपका वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें कई तरीके से आप क्या करते हैं, डेटा इंटर करा सकते हैं, कई तरीके से आप अपने वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये तो आप जनरल बात रही कि हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड है, ये था आपका डिक्लेरेशन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं आपने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स को बना के छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं इनिशियलाइज, जहाँ पे आपने अपना डेटा, जहाँ पे आपने वेरिएबल अपना बनाया है, वहाँ पे आप उसे सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उसे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं डेटा से। कैसे, देखिए इक्वल टू साइन लगा के आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जेड लिख दीजिए, ये हो गया इनिशियलाइज हो गया। इक्वल टू साइन लगा के यहाँ पे क्या कर दीजिए, इंटीजर यहाँ 500 मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, इक्वल टू साइन लगा के 500.66 मैंने इंटर कर दिया। ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये रहा, ऐसे समझ रहे, तीनों अच्छे से समझना, आप ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, आप अच्छे से ध्यान दे के दीजिए, पे अटेंशन ना, पे अटेंशन टू डिटेल। मैं बताना भूल गया, पहले क्लास में मैंने बताया था कि आपको हमेशा डिटेल पे ध्यान देना है हमेशा। देखिए प्रोग्रामिंग जब आप डिटेल उसका ध्यान देंगे ना, तो केवल सिंटैक्स बन के रह जाती है आपकी, बहुत ही आसान हो जाता है, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, ज़िंदगी बड़ा मतलब आराम से करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब उसका आप रीज़न जान जाते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म जान जाते हैं, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें उसका मैकेनिज्म समझना है कि हम जो लोग रट्टा मार रहे हैं उसे बना के दें, सिंपल है ना। तो आप हमेशा रीज़न देखिए,
यहाँ पे तीन चीज़ें हैं आपकी। ये तो रहा आपका डेटा टाइप, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। ये रहा आपका डेटा टाइप, ये रहा आपका वेरिएबल नेम, और ये रही उसकी वैल्यू, जिसे हम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिटरल। हम इसी को बोलते हैं लिटरल। आपने नाम सुना होगा लिटरल, या फिर आप इसे वैल्यू भी बोल सकते हैं। सिंपल आपके कन्वीनियंट के लिए हमने लिख दिया वैल्यू, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। लिटरल है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिटरल बोलते हैं। आपके अपने कन्वीनियंट के लिए आप इसे वैल्यू बोल सकते हैं। हमने क्या किया, कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या असाइन कर दिया, जेड। ऐसे ठीक है। ये रही आपकी मेमोरी ब्लॉक, जो इस मेमोरी ब्लॉक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किस टाइप का डेटा हम इसमें इंटर करा सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का, यानी हमने क्या इंटर करा है, जेड। इस तरह से यहाँ पे ये नहीं होगा। देन दूसरा क्या हुआ, दूसरा ब्लॉक बना बी नाम से, दूसरा ब्लॉक रिजर्व हुआ इन द मेमोरी। अब वो ब्लॉक आपके मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं। मेमोरी बहुत बड़ी है आपकी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। वो ब्लॉक्स कोई एक ब्लॉक्स हो सकता है, ये नहीं कि सीक्वेंस में चलेगा। जहाँ भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेस खाली दिखेगा, वहीं उसी मेमोरी को आपके लिए रिजर्व कर देगा। इस तरह से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जहाँ भी वो ब्लॉक खाली मिलेगा, उस टाइम के लिए वो ब्लॉक आपके लिए रिजर्व कर देगा, और उसका लेबल क्या लगा देगा, बी। उसका लेबल क्या लगा देगा, बी। और उसमें डेटा आपने क्या इंसर्ट कराया है, 500। ओके। देन डबल सी, यहाँ पे एक और डब्बा बनेगा, ब्लॉक है ये, और कौन सी चीज इसे रिप्रेजेंट कर रही, सी इसे रिप्रेजेंट कर रही, और इसका डेटा कौन सा है, 500.66, 500.66। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को समझ सकते हैं। ये रहा आपका वेरिएबल नेम, ये रहा उसकी वैल्यू, और ये रहा आपका डेटा टाइप। ठीक है, तीन चीज़ें हैं आपके वेरिएबल में। इस तरीके से भी आप अपने वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ, इसे आप इसे एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें, ताकि आप भूलें ना चीज़ों को। नोट्स बनाते रहना, आपको याद रखें हमेशा। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इरेज करते हैं। दूसरा तरीका इसका समझते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये रहा कि मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया उसी टाइम पे मैं उसे इनिशियलाइज करा रहा हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइज, हम अपने वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करा रहे हैं सेम टाइम पे। सेम टाइम पे जहाँ पे मैंने बनाया वहीं पे मैंने उसे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ये कंडीशन भी आप आगे चल के जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये कंडीशन आपके खुद से समझ में आ जाएगी यार कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी खुद से तुरंत इनिशियलाइजेशन करने की, और क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम उसे बाद में इनिशियलाइज करा रहे हैं। दो कंडीशन होते हैं कि हम, एक कंडीशन ऐसा हुआ कि आपको कुछ प्रोग्राम में ऐसे रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी, आपको ऐसा फील होगा कि यार एक वेरिएबल बनाऊँ, उसी को तुरंत उसी टाइम पे मैं क्या कर दूँ, इनिशियलाइज कर दूँ। ठीक है, इनिशियलाइज कर दूँ मतलब उसे कुछ वैल्यू दे दूँ, उस वाले स्पेस में मैं कुछ वैल्यू, स्पेस में कुछ वैल्यू इंटर करा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कराया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने तुरंत एक वैल्यू मतलब क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, इनिशियलाइज करा दिया, जेड। दूसरा मैंने बनाया यहाँ पे और तुरंत मैंने वैल्यू असाइन कर दी उसे। तीसरा मैंने बनाया, तुरंत उसे वैल्यू असाइन कर दी। ये रिक्वायरमेंट आपको लगेगी कहीं, आपको कहीं कहीं जब प्रोग्राम लिखेंगे, बड़े प्रोग्राम पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फील हुआ, आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे कि यार मेरे को मतलब यहाँ पे ये है ना कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को ना क्या करना है कि इस चीज़ को, वेरिएबल को यहीं पे इनिशियलाइज करा देना, उसे हम आगे यूज़ कर लें। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल, किस तरह के वेरिएबल यूज होने वाले हैं, कितने वेरिएबल, किस तरह के वेरिएबल हमें यूज होने वाले हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कई सारे आप ब्लैंक, खाली क्या करते हैं, वेरिएबल बना के छोड़ देते हैं। नाम लिया और वेरिएबल बना के छोड़ दिया, यानी उतनी मेमोरी मैंने रिजर्व कर ली। अब उस मेमोरी में हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, हम उस वेरिएबल को यूज करते जाएंगे और मेमोरी भरते जाएंगे। उस पर हम आते हैं कि कैसे करेंगे आप।
फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आपको एकदम से 100% क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट आपकी पड़ सकती है कि ये चीज़ हमने क्या करना है यहाँ पे ये है। ठीक, तो इरेज कर दूँ इसे। दूसरा तरीका है आपके पास, यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं। इंट ए छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे नाम लिख के मैंने कोई इनिशियलाइजेशन पार्ट, कोई लेटर, कोई वैल्यू इसे असाइन नहीं की। दूसरा मैंने क्या किया, फ्लोट बी, इसे भी ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। और फिर तीसरा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक। 3 वेरिएबल्स बनाए और तीनों को मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब इसके साथ क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखिए। ब्लॉक तो आपके लिए रिजर्व हो गया, ब्लॉक तो आपके लिए रिजर्व हो गया, ये डेफिनेटली पक्का है कि आपके लिए ब्लॉक रिजर्व हो गया। जैसे मैंने वेरिएबल्स बनाया, ब्लॉक रिजर्व हो गया, लेकिन उस ब्लॉक में अभी कोई डेटा नहीं है, वो ब्लैंक है, खाली है, ऐसा है ना। यहाँ पे आपके लिए ब्लॉक तो है रिजर्व मेमोरी में, और उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। दूसरी ब्लॉक हमारी बनी, उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। तीसरी ब्लॉक बनी, उस मतलब रिजर्व हुई, बनी नहीं बनी तो होती पहले से, रिजर्व हुई, और वो भी क्या है, ब्लैंक है। तीनों में कोई डेटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा नहीं, कोई डेटा नहीं। ये सिचुएशन आपको जब नजर आएगी जब आप कोई डेटा अपने यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हो। जैसे लेट सपोज हम लोग कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट डाला, प्लीज इंटर अ डिजिट, ऐसा बोल सकते हैं, इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर। अब आपको यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी यार यूजर को, है ना। अब आपके पास सब बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हम यूजर से तो इनपुट लेने चाह रहे हैं, लेकिन भाई हमारे पास कोई स्पेस होना चाहिए ना, कि जिससे हम अपने डेटा को स्टोर करा सकें। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस काइंड ऑफ आपने इन दो से फैमिलियर है, जैसे कि क्या होते हैं स्कैन अप और प्रिंट। इसमें फिर से नहीं इस क्लास लूँगा, नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये क्लास पे लंबा हो जाएगा, आप समझते हैं ना, फिर से बोरिंग हुई, आपको सुनना पड़ेगा। तो इस पे नहीं आते हैं हम लोग, केवल वेरिएबल पे देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली, तो फिर से नहीं करेंगे, इसलिए मैं बता। इस कहने में मैं क्या डाला, प्रिंटर, और यहाँ पे ए में मैंने क्या स्टोर करा दिया, उस वाले नंबर को ए में मैंने स्टोर करा दिया। ये इस तरीके से सिचुएशन जहाँ पे आएगी, जहाँ पे आप अपने यूजर से कोई डेटा इनपुट करा रहे होंगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दूँ और उस स्पेस में मैं क्या करा दूँ, इंटर करा दूँ। कैसे काम करेगा ये मैकेनिज्म, कि जैसे ही कोई यूजर आएगा और आपका ये इन्फॉर्मेशन पड़ेगा, प्लीज इंटर योर नंबर, वो अपना कोई एक डिजिट इंटर कराएगा। लेट सपोज उसने क्या किया, 1000 ऐसे इंटर करा, तो ये 1000 कहाँ साइन हो जाएगा आपके, यहाँ पे देखिए मैंने कौन से वेरिएबल का नाम लिया है, यहाँ पे ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ए नाम का वेरिएबल मैंने इसे बताया कि ए नाम के वेरिएबल में आपको असाइन मान दो, जहाँ पे जाके वो असाइन हो जाएगा। सिंपल, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं, इस पे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छे से, आपके लिए कन्वीनियंट के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके 4 रूल्स पे हैं। उसके पहले हम अगर आपको लगे कि इसमें कुछ जरूरी टॉपिक लेने, तो फिर स्किप कर सकते हैं इसे, ना। यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर यहाँ पे वाइड नेम, देन यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा। यहाँ पे स्टेटमेंट डालने से पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए, हमें खुद के माइंड में ये चल रहा होना चाहिए उस टाइम पे कि कौन कौन से वेरिएबल्स, यानी हम कौन कौन से डेटा एक यूजर से इनपुट कराने जा रहे हैं, है ना, किस तरह की का डेटा हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम। तो हम सिंपल इसमें यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप का डेटा, मान लेते हैं ना। आपको ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में पहले से
मतलब ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन सा डेटा, किस तरह का डेटा हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ABC। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पार्ट आ गया थोड़ा सा कि ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं है अभी तक कि यार एक ही लाइन में मैं कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। हाँ, यस इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल कि आप एक ही लाइन में कई सारा डेटा आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट वहाँ पे कंडीशन ये होगा कि आप कॉमा सेपरेटेड करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे अलग अलग। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप, ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप है, ये हमेशा याद रखें। प्लस तीनों में ना देखिए, जब मैंने ए बनाया उसके लिए कॉमा लगा दिया, दूसरा बनाया कॉमा लगा दिया, थर्ड में हमारा लाइन खत्म था, सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, यानी कॉमा सेपरेटेड कर दिया मैंने सारी चीज़ों को, यानी अलग अलग वेरिएबल्स को मैंने कॉमा से अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो हम यहाँ पे इस तरह से लिखने वाले थे इस स्टेटमेंट को, इस तरीके से इंट ए, इंट बी, इंट सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है आपको कि तीनों में ही इंटीजर टाइप है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म को लाऊं कि हमें ये बार बार 3 लाइन लिखने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपके पास मैकेनिज्म क्या है, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, अब कॉमा सेपरेटेड लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में आप कई सारे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उस पर कंडीशन ये होता है कि आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ए के लिए भी डेटा टाइप इंटीजर है, बी के लिए भी डेटा टाइप इंटीजर है और सी के लिए भी डेटा टाइप उसका इंटीजर है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ कॉमन लगी कि तीनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो मैंने उसे कर दिया इस कुछ इस फॉर्म में, है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूजर से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर, इस काइंड ऑफ हमने किस में इंटर करा दिया, %d एड्रेस ऑफ ए में मैंने इंटर करा दिया। दूसरा हमारे पास क्या है इस चीज का, प्रिंट ऑफ इंटर सेकेंड नंबर। फिर हमने क्या किया, इसका एनफ यूज किया और %d एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से यूजर आएगा, इस इतने का मैकेनिज्म आप समझ लो क्या कर ये कि यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट डाली हैं, 2 स्टेटमेंट डाले हैं क्या, इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे एज इट इज लिख के आ जाएगा। इतने का आउटपुट मैं इतना समझा देता हूँ, आउटपुट क्या होने वाला है आप समझ लें, फिर हम लोग इसी प्रोग्राम को और कंटिन्यू करते हैं। इसका आउटपुट क्या होने वाला है, यहाँ पे आपकी प्रिंटर स्टेटमेंट क्या है, आपकी इंटर फर्स्ट नंबर, आपको प्रिंटर के जो डबल कोटेशन मार्क के बीच में जो भी लिखा होता है सेम एज इट इज आपका प्रिंट होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे एज इट इज लिख के आ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने स्कैनर का एक स्टेटमेंट डाला हुआ है, लाइन डाली हुई है, प्रोग्राम मतलब फंक्शन कॉल कराया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी यूजर आएगा और कुछ भी डेटा उसने इंटर किया वो कहाँ असाइन हो जाएगा, ए वाले वेरिएबल में, ए वाले वेरिएबल में, यहाँ पे ए वाले वेरिएबल में सपोज उसने क्या इंटर किया 100। इस तरीके से ये आपके मेमोरी ब्लॉक है, ए उसे रिजर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ABC हमने बनाया तो 3 ब्लॉक आपके मेमोरी में रिजर्व हो गए, ए के नाम से, बी के नाम से एंड सी के नाम से। हमने क्या किया, फर्स्ट जो इंटर कराएगा वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, ए में। फिर दूसरे लाइन में हमने पूछा सपोज उसने क्या एंटर किया 100, ठीक है। देन हम सेकंड लाइन थर्ड लाइन में इस वाले स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं उससे, इंटर सेकंड नंबर
ठीक है। फिर वो आएगा, सपोज उसने 200 एंटर करा है और वो 200 कहाँ एंटर हो जाएगा आपका, बी वाले में। रीजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी का एड्रेस डाला हुआ है, बी का एड्रेस डाला हुआ। ये इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है, इसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या किया, C इक्वल टू A प्लस बी, A प्लस बी या फिर A माइनस बी, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज हमने दोनों के बीच में माइनस करना था, ए और बी के बीच में, और सिंपल हमने क्या करा दिया, प्रिंट ऑफ सी। सिंपल, बस इतना स्टेटमेंट था आपका, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी इंटर कर दिया, 100, बी की वैल्यू कितनी थी, 200। अब ए से बी को माइनस करो और जो आंसर आया वो किस में स्टोर करा दो, सी में। इस तरीके से ये स्टेटमेंट कह रहा है। समझे इसे मैकेनिज्म को, फिर से समझे आप। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जब आपके लिए लाइब्रेरी में क्या हुआ, एक ब्लॉक एक रिजर्व हुआ ए नाम से, और उस ब्लॉक में यूजर आया, कौन सा डेटा एंटर करा, 100। दूसरी मेमोरी एलोकेट हुई आपके लिए, बी नाम से एक स्पेस एलोकेट हुआ जिसमें हमने एंटर करा, यूजर ने एंटर करा 200। ठीक, ये तरह के, यानी इसे आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू 100 और बी इक्वल टू 200, ऐसे बोल सकते हैं। सिंपल ऐसा कह सकते हैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है सेम चीज को। अब इस वाले स्टेटमेंट पे आप ध्यान दें, इस वाले लाइन पे, तो ये क्या कह रहा है कि ए से बी को माइनस करो, यानी 100 से 200 को माइनस करो, 100 से 200 को माइनस करो, और वो क्या कर दो, किसमें, सी में असाइन कर दो। जो भी रिजल्ट आए उसका वो सी में असाइन कर दो। तो क्या होगा आंसर इसका, 100 माइनस 200 माइनस के 100, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका, -100। फाइनल जो आउटपुट आएगी आपकी इस तरीके से, ये इवनली आउटपुट आपकी इस प्रोग्राम की आने वाली है। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आएगा। आप ये प्रोग्राम लिख लें और 2-3 बार सेम प्रोग्राम कहीं पे आप डिवीजन लगा रहे होते हैं, कहीं पे प्लस लगा के देखें, अलग अलग कंडीशन पे आना, आप ये प्रोग्राम रन करें, 2 से 3-4 प्रोग्राम आप इस पे रन करें, खुद से लिखें, खुद से एनालाइज करें, खुद से समझें। ये सेम एज इट इज मत छापना, आपको सेम एज इट इज नहीं, आपको देख लेना, एक बार समझ लेना, फिर खुद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना। आपको हमेशा ये आदत डालनी है अपने आप में कि मैं क्या करूँ यार, कि मेरे को नकल नहीं करना है, एक्चुअली मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको प्रोग्राम लिखते वक्त। ये हमेशा ध्यान रखें, आपका खुद का नॉलेज होना चाहिए, आपका खुद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, बस समझेंगे। हमने इस प्रोग्राम को देखा, समझा, और इसी प्रोग्राम को हम अब कॉपी अपना बंद कर देंगे, नोटबुक अपना बंद कर देंगे, हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। इस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी हमेशा प्रोग्रामिंग को लेकर। ठीक है, तो ये आप ये लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद में हम आते हैं चौथे रूल पे। अगर टाइम लगता है एक और एग्जाम्पल करेंगे, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। ठीक, तो ये लिख लें, आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लें। आई होप आपने ले लिया होगा, रियलाइज करते हैं। देखिए चौथा रूल जो है इसका, वेरिएबल बनाते टाइम आपको याद रखना है। पहला क्या था कि आपका जो वेरिएबल स्टार्टिंग होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से। ठीक है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, न्यूमेरिक नॉट अलाउ, है ना, या फिर कोई स्पेशल सिंबल आल्सो नॉट अलाउ, लाइक आपका एड्रेस ऑफ या हैश सिंबल, ये सब अलाउ नहीं होते स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, ये भी नॉट अलाउ। वाइट स्पेस दोनों के बीच में, जैसे मेरे को ए बी और स्पेस दे दिया इसके बीच में और सी, इस तरीके से आप नहीं बना सकते, वाइट स्पेस नॉट अलाउ।
ना। ये 3 कंडीशन थी वहाँ पे। चौथा रूल क्या था हमारा? चौथा रूल ये कहता है कि आप कोई भी रिजर्व वर्ड अपने वेरिएबल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड जिसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज में या C++ या फिर कोई भी लैंग्वेज आप उठा के देख लो, उसमें कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद के लिए रिजर्व कर रखा है, खुद के लिए रिजर्व कर रखा है, खुद के लिए बुक कर रखा है। जैसे आप समझ लें कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं और ट्रेन में आपने अपनी सीट बुक कर रखी है, इस तरीके से दूसरा पर्सन उस पर नहीं बैठ सकता। यानी आप अपने सीट पे दूसरे बंदे को क्यों बैठने देंगे, क्यों यूज़ करने देंगे उसे, जब आप हैं प्रेजेंट टाइम पे। आप चाहेंगे भाई मैं 2 महीने पहले मैंने ये सीट बुक की, तो मैं ऐसे इतनी आसानी से किसे दे दूँ, क्यों दे दूँ किसी और को। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज खुद के लिए रिजर्व कर रखी है। वो वर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं बता दूँ आपको। जैसे हो गया आपका इंट, डबल, है ना, ये सारे गो टू, फॉर, वाइल, इफ, और भी बहुत सारे हैं। जब हम कीवर्ड्स वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो इसमें जितने भी कीवर्ड्स हम अच्छे से देखेंगे उसे समझेंगे कि क्यों रिजर्व हैं ये। लेकिन इसका रोल का कहने का मतलब ये है कि इनमें से आप कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपके लिए हानिकारक हो जाए। लाइक कि आप कोई ऐसे वेरिएबल्स को मत डिफाइन कीजिए जिसमें आपने क्या यूज़ किया, उसका नाम कोई कीवर्ड्स यूज़ किया हो। लाइक दिस, जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ कि आपने इंटीजर टाइप का ए अलाउ है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते इंट फॉर इज अ कीवर्ड। क्या है आपके लिए? कीवर्ड, जिसने ये फॉर आपकी सी लैंग्वेज में आपने खुद के वर्ड के लिए उसका कुछ अलग मीनिंग है, उसके लिए उसने क्या कर रखा, रिजर्व कर रखा। आप फॉर के लिए पे आप गो टू, स्विच, है ना, जंप, या फिर आप वाइल लूप मान लो, और भी बहुत सारे हैं। ये सारी चीज एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, जब हम इसके टॉपिक पर पहुंचेंगे तब हम समझ में आएगा ना। तो ये चौथा रूल यही बोलता है कि आप कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। प्रोग्राम आपको लिखना है और सारे प्रोग्राम्स उसी से, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसी से रिलेटेड आपको और भी सारे प्रोग्राम लिखने हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी समझ में आए सी लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फंडामेंटल्स ये बता रहा हूँ कि लैंग्वेज एक्चुअली में पढ़ते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इस पर आपका नींव कैसे तैयार होगा ना, कि आगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग जो सी से भी बहुत हार्ड हैं तो उसमें ये कैसे यूज होगा। ये सारी चीज़ें जब आपकी घर का नींव मजबूत होगा ना, तब आप उस पर 1 मंजिला चढ़ाएं, 10 मंजिला चढ़ाएं, 100 मंजिला चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जब नींव ही आपकी कमज़ोर रहेगी तो आप ऊपर उसके छत नहीं डाल सकते। बस रीज़न यही है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस आपका यही है और यहीं से हम लोग, भले ही में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरिएबल्स पे भी फिर से होने वाला है। इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं सब। बेसिकली हम उस टाइप को देखेंगे, उस टाइप्स के ऊपर हम प्रोग्राम लिखेंगे विद एग्जाम्पल, और भी चीज़ें जो बची हुई हैं हमारे वेरिएबल्स में वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास आप डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, जैसे ही अपलोड हो आप तुरंत देखें, है ना। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करते रहना है, आपको प्रोग्राम लिखना है और लिखने की स्ट्रेटेजी मैं बता दूं आपको कैसे लिखना है। पहले आप नोटपैड कॉपी पे लिखें, पेपर पे लिखें, उसके बाद उसे एनालाइज करें, समझें, फिर अपने कंप्यूटर पे बैठें, अपने कीबोर्ड को लेके बैठें कि अब मैं प्रोग्राम रन कराने जा रहा हूँ।
ये होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं स्टेजेस बताते जाऊँगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। इसमें आपको फ्लो चार्ट भी, मैंने पहले वाले क्लास में बताया था कि फ्लो चार्ट होता है, सूडो कोड होता है, फिर प्रोग्रामिंग आती है। मैं उस वाले टॉपिक पे अभी नहीं आऊँ, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। जब हम लोग कंडीशंस पे हम प्रोग्राम लिखेंगे तब वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है फ्लो चार्ट और सूडो कोड की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।